नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम आपके बीच में भैया एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास है, काफी डिमांड हो रही थी भैया कि सेकंड पार्ट कब आएगा बजट चैप्टर का। तो लो जी, आज आपके बीच में हम लेके आ गए हैं बजट चैप्टर का पार्ट 2। भैया पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर के पहले पार्ट 1 देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से पार्ट 1 देख लो, तभी पार्ट 2 समझ आएगा क्या है गवर्नमेंट बजट। उस सारे चीजों को मैंने बताया है पार्ट 1 में। तो चलिए जी, आज हम पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले उसके बारे में समझ लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के घटक, यानी हमने जो चीज पढ़ी कि गवर्नमेंट बजट होता है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। हमने देखा कि गवर्नमेंट बजट एक आपका एनुअल स्टेटमेंट होता है जो आपकी एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। तो देखो जी, कहां कहां से गवर्नमेंट को इनकम होती है और कहां कहां पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, उसके बेसिस पे इसके भैया कंपोनेंट्स बनते हैं। एक रेवेन्यू बजट और एक हमारा कैपिटल बजट, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। क्या होता है जी रेवेन्यू बजट और क्या होता है कैपिटल बजट, इसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। रेवेन्यू बजट में आपके आते हैं जी रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कुछ आपकी रिसिट्स होती हैं जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं और कुछ आपका पैसा खर्च होता है जो रेवेन्यू बजट के अंदर ही आता है। जबकि कुछ रिसिट्स हमारी कैपिटल बजट के अंदर आती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिट्स, और कुछ पैसा हमारा कैपिटल बजट के अंदर खर्च होता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई क्या होता है रेवेन्यू रिसिट्स, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस वीडियो में भैया लास्ट तक बने रहें, आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि क्या है रेवेन्यू रिसिट्स, क्या है आपका कैपिटल रिसिट। तो देखो, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको रिसिट्स का पार्ट्स पढ़ाऊंगा, तो आपका बजटरी रिसिट्स के तौर पे हम इसको देख सकते हैं भैया। तो सबसे पहले हम दोनों रिसिट्स को समझेंगे, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स, और उसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया ये रिसिट वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा है, इसको एक एक बारीकी से, यहां से भैया 6 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। तो एक अलग सी वीडियो पूरी बना रहा हूं इसके लिए कि रिसिट्स अलग से पढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर अलग से पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलते हैं भैया सीधा अपने रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स की ओर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स यानी हमारी राजस्व प्राप्तियां। पहले हम रेवेन्यू रिसिट्स करेंगे फिर कैपिटल रिसिप्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रेवेन्यू रिसिट्स कौन सी रिसिट्स हैं। बहुत सारी चीजें लिखी हैं, घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं रेवेन्यू रिसिट्स, यानी किस तरह से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, एक ऐसा तरीका जिसमें ना तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है ना ही सरकार का कोई एसेट्स रिड्यूस होता है। कैसे भाई, समझो, अगर सरकार को कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है जिसको सरकार को वापस नहीं लौटाना, तो भाई ये पैसा तो बहुत बढ़िया पैसा है, आप लोगों ने मेरे को फीस दी, वो मुझे आपको वापस लौटानी है? बिल्कुल नहीं। ऐसे रिसिट्स को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिट्स, यानी जिससे ना तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही कोई आपका एसेट्स रिड्यूस होता है। सेम ऐसी गवर्नमेंट के साथ कि ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट पे और ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहा है। लायबिलिटी कैसे क्रिएट नहीं हो रही जी? इसके मतलब सरकार को ये जो पैसा आया गवर्नमेंट के पास, इसको वापस नहीं करना। तो जब वापस नहीं करना तो कोई लायबिलिटी नहीं है, और जब वापस ही नहीं करेंगे तो कुछ बेचना भी नहीं पड़ेगा अपना, एसेट्स भी रिड्यूस नहीं होंगे। तो रेवेन्यू रिसिट्स ऐसे रिसिट्स जिससे ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है ना ही एसेट्स रिड्यूस होता है। अब इसके दो टाइप होते हैं जी, दो तरह की होती है हमें रेवेन्यू रिसिट्स। एक होती है टैक्स रेवेन्यू, एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू से तो आप समझ ही गए होंगे, यानी जो टैक्स से पैसा आता है उसे हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, और टैक्स के अलावा जितना भी पैसा आएगा वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो देख लो जी, द टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिट फ्रॉम टैक्स और अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं उस सबसे जो भी इनकम सरकार को होती है, हम देते हैं ना टैक्स, उस टैक्स के बदले सरकार को हमें कुछ वापस नहीं देना होता। आप बोलोगे भैया सरकार हमारे लिए तो काम कर रही है उस पैसों का, जरूरी नहीं है। आप बोलो कि मैंने टैक्स भरा है तो सरकार मेरे घर के आगे रोड बनाए, सरकार की मर्जी है भैया, उसका मन करेगा तो बनाएगी, नहीं करेगा तो नहीं बनाएगी। हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते?
फोर्स। तो टैक्स रेवेन्यू ऐसी रेवेन्यू होती है जिसका सरकार को आपको वापस नहीं देना होता। ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हुआ, सरकार के पास जाना है तो जाना है भाई ये पैसा। तो इसमें सबसे पहला आता है टैक्स रेवेन्यू। अब देखो जी, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, जिसके ऊपर भी टैक्स लगता है। मान लो ये मार्कर है, इस पे भी तो टैक्स लगता है, मेरे को पे करना पड़ता है। मेरी इनकम पे, उस पे भी टैक्स लगता है, पे करना पड़ता है। तो भाई एक कंपलसरी पेमेंट है, मैं मना नहीं कर सकता। मना करूंगा तो सीधा सरकार अंदर डाल देगी जेल में। क्लियर? तो टैक्स रेवेन्यू आपकी कंपलसरी पेमेंट होती है। दो तरह से सरकार को टैक्स रेवेन्यू होती है, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ध्यान से समझेंगे भाई, टैक्स आपके कितने टाइप के हैं यहाँ पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स पे लगता है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट मुझ पे लगा, मेरी कंपनी पे लगा, ये डायरेक्ट टैक्स है। इसमें क्या होता है जी, जिस पर्सन पे भी टैक्स लगेगा, टैक्स इस पे लगा है तो भरेगा भी कौन, यही पर्सन। तो यानी लिवाइड्स और इम्पोज दोनों एक ही चीज पे हुआ, इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही पर्सन पे पड़ रहा है यहाँ पे। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स आर लिवाइड्स ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज। कंपनी और इंडिविजुअल पे लगता है जी कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। जबकि दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स आर लिवाइड्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। वस्तु और सेवाओं पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? ये मार्कर है, ये मार्कर प्रोड्यूस हुआ एक फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री का ओनर ये था भाई, फैक्ट्री के ओनर पे टैक्स लगा, बट ये टैक्स भरता कौन है, ये मैं भरता हूं भाई, मैं कंज्यूमर हूं, मैं इस मार्कर को खरीदता हूं। टैक्स लगा था कंपनी के मालिक पे, उसने टैक्स शिफ्ट कर दिया, यानी जो टैक्स शिफ्टेबल होता है। अगला ही पॉइंट है, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब मेरे पे जो प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है, मेरी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है, वो मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो कहता है द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। ये शिफ्ट नहीं हो सकता, ये शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब दैट इज इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन दी सेम पर्सन। जिस पे टैक्स लगा है उसी पे ही इंपैक्ट पड़ रहा है, उसी को ही भरना पड़ेगा, सब कुछ वही। यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। अगला चलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा है इंपैक्ट इंसिडेंस इज ऑन दी डिफरेंट पर्सन। आपसे पेपर में क्वेश्चन यही पूछेगा कि वो कौन सा टैक्स है जिसमें इंसिडेंस और इंपैक्ट डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है। आपका आंसर होगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी टैक्स किसी पे लगा, भर कोई रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बढ़े, दे हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो देखो भाई, टैक्स हर किसी पे नहीं लगता। हमारे देश में रिच पर्सन्स पे टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स। एक इनकम की लिमिट बना रखी है हमारे देश में कि इस इनकम से ज़्यादा लोगों पे टैक्स लगेगा। तो भाई उस लिमिट से नीचे जिसकी भी इनकम होगी वो टैक्स नहीं भरता, तो भाई इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी ये सभी लोगों तक नहीं पहुंचता, लिमिटेड रीच है। बट इनडायरेक्ट टैक्स हर इंसान को पे करना पड़ता है। ये मार्कर मैं खरीदूं या कोई गरीब खरीदे, भैया इस पे जो टैक्स लगा हुआ है वो इसमें इंक्लूड है। 25 रुपए का मार्कर है तो भैया ये मार्कर बना होगा 20-22 रुपए का, इसमें जितना भी है बाकी टैक्स लगा रहता है। एक लाइन लिखी रहती है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक टॉफी भी खरीदोगे उसमें भी टैक्स लगा होगा, तो ये हर पर्सन को भरना पड़ता है। इसका मतलब है इसकी जो रीच है वो वाइड है, वाइड एरिया को कवर करता है ये, जबकि ये लिमिटेड लोगों तक रीच है। जो रिच लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वही लोग टैक्स भरते हैं, पैसे वाले लोग टैक्स भरते हैं। तो एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से हैं जी। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें सबसे पहला आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डेट ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स। ये नाम याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको 3 नाम डायरेक्ट टैक्स के दे देगा, एक इनडायरेक्ट का देगा, बोलेगा पूछेगा भाई कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, इनको याद कर लेना, फायदे में रहोगे। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और इन सब का बाप जीएसटी। क्लियर? ये भी याद रखना है, ठीक है जी। तो ये है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 तरह के हमारे टैक्स हुए, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी टैक्स रेवेन्यू खत्म, यानी एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को देनी है, इसके बदले सरकार हमें वापस कुछ दे ना दे ये सरकार की मर्जी है। इसीलिए बनते हैं, ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, ना तो कोई एसेट्स रिड्यूस हुआ, ये बन गया क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट।
का कौन सा रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू। अब चलते हैं जी नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। चलिए जी बढ़ते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स से अलग जितनी भी रेवेन्यू सरकार को होती है वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी ये बनती है, टैक्स से अलग जितनी भी सरकार को पैसा मिला, जिस जिस सोर्सेज से पैसा मिला, ये हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब देखो जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंटरेस्ट। अब देखो आपको पता है कि जैसे हमारी कंट्री लोगों से उधार लेती है, दूसरी कंट्री से उधार लेती है, तो भैया इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो लोगों से उधार लेके दूसरी कंट्री को उधार दे रही होती है, लोन दे रही होती है। अब जो हमने लोन दूसरी कंट्री को दे रखा है उससे हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसकी इनकम हुई? वो गवर्नमेंट की इनकम हुई। सरकार को जो पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, सरकार ने पैसा दिया मान लो बांग्लादेश को उधार दिया, अब बांग्लादेश ने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो उससे जो भी पैसा इनकम इंटरेस्ट बनी हमारी वो सब सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। बट अब इंटरेस्ट आया मेरे पास, तो क्या मुझे बांग्लादेश को वापस देना है? वो बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश को वापस क्यों देंगे भाई? ये तो इंटरेस्ट है। तो भैया कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। क्या नहीं क्रिएट हो रही? कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। दूसरा प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। आपने देखा होगा इंडिया में भारत की जो कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज है, जैसे आपका सेल हो गया, भेल हो गया, कई सारी आपकी कंपनियां यहाँ पे रन कर रही हैं, इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं। इन इंडस्ट्रीज को जो प्रॉफिट होता है उससे हम सरकार की इनकम समझेंगे। जितना भी प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट की कंपनीज को, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्या सरकार को वापस करना है किसी को? बिल्कुल नहीं। जब वापस नहीं करना तो ये कौन सी रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तीसरा फीस। अब देखो जी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अपनी स्कूल की फीस भरते हो, हालांकि फीस बहुत कम है, 60 रुपए फीस है, बट भरते तो है ना भाई। 60 रुपए फीस वो सरकार की इनकम है, सरकार को वापस नहीं करना। हालांकि तुम्हारे अकाउंट में पैसा बहुत दे देती है सरकार, वो सब्सिडी अलग चीज है, बट हमें अभी समझना है सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वो हम एक्सपेंडिचर में पढ़ेंगे। अभी आप समझो फीस, स्कूल फीस, कोर्ट फीस, जितनी भी फीसेस है वो सारी फीस आती है आपकी इसके अंदर। ठीक है जी। लाइसेंस फीस ये थोड़ी अलग है। किसी भी चीज का लाइसेंस लेने के लिए जब आपको जो फीस पे करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस, जब जी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके बदले आपको फीस देनी पड़ रही है, उसे हम लाइसेंसिंग फीस। आप कोई लिकर शॉप खोलना चाह रहे हो, दारू का ठेका खोलना चाह रहे हो भैया, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। गन लेना चाह रहे हो, बंदूक, उसके लिए भी लाइसेंस फीस पे करनी पड़ती है जी। मैं भी लूंगा अपनी लाइफ में आगे जाके। ठीक है जी, मेरा भी सपना है बंदूक लेके, मतलब है कुछ सपने, मैं बताऊंगा आपको, अभी एक वीडियो आने वाली है उसके ऊपर बहुत जल्दी। ठीक है जी। अगला है फाइन्स एंड पेनल्टी। जितने भी फाइन्स, चालान कटता है ना, मास्क कहाँ है मेरा मास्क? 2000 रुपये का, 2000 रुपये का चालान भैया, फाइन्स और पेनल्टी ये सब किसके पास गया? 2-2 हज़ार रुपये करके इन्होंने ऐसा काटा हमारा। मेरा खुद का चालान कटा था 500 रुपये का, उस टाइम 2000 नहीं था, 500 रुपये था, तो बड़ा दुख हुआ उस दिन, क्या बताऊँ, 500 रुपये फालतू में गए। ठीक है जी। इस चिट्स क्या होती है जी? इस चिट्स का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपनी बिगैर विल के मतलब अपनी इच्छा के नहीं, वो जो विल बनाते हैं ना कि मेरी जमीन जायदाद इसके नाम पे होगी, बिना विल के अगर कोई मर जाए और ना उसके कोई आगे है ना कोई पीछे है, तो भैया वो सारी संपत्ति जब्त कर लेता है। कौन? गवर्नमेंट। किसकी इनकम हुई? वो गवर्नमेंट की। इस चिट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। आपको कोई तोहफा देता है तो क्या ये सोच के मिलता है क्या तोहफा कि वो भी मेरे को वापस देगा? नहीं जी, ऐसा नहीं। तोहफा दिया जाता है ऐसे कि मैंने दिया है तो बस खत्म, दूसरा बंदा देना दे, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। किसी ने मेरे को बर्थडे में गिफ्ट दिया तो अब क्या मैं उसको रिटर्न गिफ्ट दूं? बिल्कुल नहीं जी, मैं कभी नहीं दूंगा। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स ये आपको कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है आपके ऊपर। 4 फीचर्स क्या होता है? मान लो कभी कोर्ट जो होता है हमारा देश का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ने किसी चीज की एक डेडलाइन दे रखी है कि भाई इतने तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए, बट उसके बाद अगर वो काम नहीं हुआ तो कोर्ट आपके ऊपर पेनल्टीज लगाता है। ये 4 फीचर्स के अंदर आता है हमारा। ठीक है जी। कोर्ट्स की लगाई गई फीस जो भी है, पेनल्टीज जो भी हैं, वो 4 फीचर्स के अंदर आता है। लास्ट है हमारा स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है? देखो जी, जब किसी एरिया का डेवलपमेंट होता है, मान लो हमारा एरिया है एक दिल्ली के अंदर ही, यहाँ पे अभी मेट्रो नहीं है, मेट्रो है बट थोड़ी सी दूर है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे मेट्रो ले आए तो भाई अचानक ही मेरे इस घर के रेट बढ़ जाएंगे। अब जो रेट बढ़े,
मेरी प्रॉपर्टी थी 30 लाख की, वो अचानक मेट्रो आने से 60 लाख की हो गई। अब सरकार ने कहा बेटा तेरी प्रॉपर्टी 30 से 60 कर दी है, हमारा भी तो कुछ हिस्सा बनता है, हमें भी तो पैसा दो। तो सरकार हमारी मकान की रजिस्ट्री करवा देगी और हमसे कहेगी चलो जी लाओ हाउस टैक्स दो। एक स्पेशल असेसमेंट हमें देना पड़ता है, रजिस्ट्री कराने का पैसा देना पड़ता है। तो ये आपकी जब आपकी एरिया का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे आपका जो पैसा पे करना पड़ता है आपको, उसे हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, देखो जी ये कंपलसरी पेमेंट है, ये पे करना ही करना है, बट ये एक कंपलसरी पेमेंट नहीं है। ये एक ऐसी पेमेंट होती है जो किसी सर्विस के बदले ली जाती है। मान लो जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा तभी तो पैसा दूंगा ना, गवर्नमेंट को कब पैसा दूंगा? जब लाइसेंस बनवाऊंगा। अगर सोचो मेरा मन ही नहीं कर रहा लाइसेंस बनवाने का, तो क्या मैं पहले पैसा दे आऊंगा? लो सरकार जी पैसे ले लो, आप पहले पैसा रख लो, मैं कभी बनवाऊंगा जी? नहीं, जब लाइसेंस बनाऊंगा तब भैया मेरे को फीस पे करनी पड़ती है, वो लाइसेंस फीस है। बट ये पेन मार्कर ही खरीद रहा हूं उसमें भी देना पड़ रहा है, कंपलसरी है। बट ये कंपलसरी नहीं है, ये आपको जब सर्विस रेंडर करती है गवर्नमेंट तब आपको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे सर्विस नहीं भी रेंडर करेगी तब भी आपको पे करना ही करना पड़ेगा भैया। आपकी गली नहीं बना रही सरकार इतने सालों से, बट तब भी आपको जीएसटी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई इसे हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कैपिटल रिसिप्ट्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट से किस प्रकार डिफरेंट है जरा उसको समझते हैं। देखो जी, रेवेन्यू रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट थी जिससे ना तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहा था। मतलब सरकार को पैसा आ रहा था तो वापस नहीं देना पड़ता। बट ये एक ऐसी रिसिप्ट होती है कैपिटल रिसिप्ट जिससे सरकार के ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट होती है और एसेट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखो भाई, दे इधर क्रिएट एनी लायबिलिटी, यानी एक देनदारी उत्पन्न करते हैं, और रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार के जो एसेट्स होते हैं, संपत्ति होती है, उसको भी जाना पड़ता है भैया, वो भी आपका निकल सकता है। ठीक है जी। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट जिससे एक लायबिलिटी भी क्रिएट हुई और एसेट्स भी रिड्यूस हुआ। तीन टाइप्स के होते हैं जी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहला आता है इसमें हमारा बोरोविंग्स, यानी उधार। अगर मैं आपसे पैसा उधार लूं, आप बच्चे हो, अगर मैंने आपसे पैसा उधार लिया तो आप पैसा वापस मांगोगे ना, उधार वापस लोगे कि नहीं लोगे? मेरे पास पैसा तो आया, बट ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई मेरे ऊपर, इससे हम कहते हैं भैया बोरोविंग्स। क्लियर? तो कहां से एक कंट्री बोरो करती है? तो भैया ओपन मार्केट पब्लिक, मतलब पब्लिक से डायरेक्ट जनता से पैसा उधार लेती है। कैसे? बॉन्ड इश्यूज करती है, बॉन्ड जारी करती है, वो बॉन्ड खरीदते हैं कौन? पब्लिक, और उस बॉन्ड का पैसा आ जाता है कहां पे? सरकार के पास। ठीक है, बॉन्ड जारी करके पब्लिक से डायरेक्ट लोन लेने का काम करती है। आरबीआई हमारा देश का जो सबसे बड़ा बैंक है, आरबीआई उससे उधार लेती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है जी। फॉरेन गवर्नमेंट मतलब आप किसी कंट्री का नाम लिख लो यहाँ पे, यूएसए, ब्रिटेन। अगर आप यहाँ से उधार लेते हो, दूसरी कंट्री से उधार लेते हो, दूसरी कंट्री के बैंक से उधार लेते हो, तो ये सभी आ जाता है आपके फॉरेन गवर्नमेंट्स में। ठीक है जी। लास्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे हो गए वर्ल्ड बैंक, IMF। तो भाई ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे कि भैया वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, आपको ये आंसर देना है। ठीक है जी। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ से पता रखना है, कहां से एक देश लोन ले सकता है, उधार ले सकता है, बोरोविंग्स कर सकता है। ठीक है, तो ये सोर्सेज है बोरोविंग के। अगला आता है जी रिकवरी ऑफ लोन्स। देखो जी, हमने किसी को पैसा उधार दिया है। अब देखो क्या होता है कि जब पैसा किसी को उधार दो ना तो वो फंस ही जाता है एक तरह से। पैसा उधार दे दिया, फिर उस पैसे की रिकवरी हो रही है, पैसा आ तो रहा है, बट वो एक तरह से भैया कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि उधार जो दिया वो भी कैपिटल अकाउंट में है, उधार लेना भी कैपिटल अकाउंट में होता है, इसलिए हम इसे कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है जी। तो अगर इसमें एक चांसेस होते हैं कि अगर आपका कोई पैसा ना लौटा है तो एक तरह से एसेट्स रिड्यूस हुए, आपका तो पैसा गया ना, तो रिकवरी ऑफ लोन्स यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा। क्लियर? लास्ट है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स होती है हमारी दो टाइप की। सबसे पहला होता है जी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बच्चों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर
3 में। चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी में आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर ने अपनी सारी कंपनियां बेच दी किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो एक तरह से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मान लो एक कंपनी का नाम लिख दूं मैं यहाँ पे, सेल या रेलवे, आपने सुना होगा रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि सरकार कुछ परसेंट जो शेयर्स है, वो इक्विटी है, वो बेच देती है, हिस्सेदारी बेच देती है किसको, प्राइवेट कंपनीज को। तो प्राइवेट कंपनी को बेचने से क्या होता है, प्राइवेट कंपनी से पैसा आया। अब पैसा आया तो वो कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। विनिवेश के नाम से इसको हम जानते हैं। लास्ट है स्मॉल सेविंग, यानी छोटी बचतें। स्मॉल सेविंग्स क्या होता है जी, आपको बैंकिंग चैप्टर में, मनी बैंकिंग चैप्टर में आपको एक टॉपिक बताया था एनएससी। एनएससी क्या होता है जी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो जब भी हम पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं 20-20 साल के लिए, एक एफडी करवा देते हैं लंबे समय के लिए, तो वो पैसा क्या कहलाता है, आपका एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 20 साल के लिए पैसा किसके पास चले जाता है, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट क्या करेगा जी, इसका अपने काम यूज में लाएगा, बट एक तरह से देनदारी उत्पन्न होती कि नहीं होती, लायबिलिटी क्रिएट हुई कि नहीं हुई, कि फ्यूचर में वापस तो करना ही है। अब जब फ्यूचर में वापस करना है तो इसे कहा जाता है हमारी स्मॉल सेविंग, और अदर रिसिप्ट्स के अंदर आता है। तो इन तीनों रिसिप्ट्स को अगर आप देखो तो ये तीनों बनती हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस। तो देखो जी, हमने पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा, पूरा कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा। अब उसमें डिफरेंस देखो तो सबसे पहले डेफिनेशन ही बन जाएगी कि दे नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार को जो पैसा आया उससे ना तो वापस देना है, ना ही अपना कुछ जाना है, ना ही लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना ही एसेट्स रिड्यूस होगा। बट दूसरी तरफ कैपिटल रिसिप्ट, पैसा आ तो रहा है बट फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और नहीं दे पाए तो अपना बेचना भी पड़ेगा, कुछ एसेट्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। तो भैया दे इधर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। देखो जी, सरकार को टैक्स रोज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो इनकम है, मेरी सैलरी है, हर मंथ मिलेगी। आपकी जो फीस है वो क्या है, वीडियो को शेयर करना, आप हर बार वीडियो को शेयर करोगे। रिकरिंग है, रेगुलर है, लाइक हर बार करोगे। समझ रहे बात को, ये रेगुलर है, रिकरिंग है, बार बार होता रहेगा। बट कोई उधार बार बार थोड़ी लेता है, उधार कभी कभार लिया जाता है। तो ये नॉन रिकरिंग है, इरेगुलर होता है। ठीक है जी, दे आर इरेगुलर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना भाई, दोस्तों तक जरूर पहुंचानी है वीडियो। देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे ऊपर, बट यहाँ पे आपके ऊपर फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है। आपको अमाउंट रिटर्न भी करना होता है और विद इंटरेस्ट करना होता है। उधार दिया, वापस दिया, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, उस पर आपको ब्याज भी देनी पड़ेगी। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू इसके एग्जांपल है। आपको पूरा एक चीज डिटेल से पढ़ाई है। टैक्स रेवेन्यू, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो जी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट है, जीएसटी इनडायरेक्ट है। जबकि कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ईस्ट चिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेशल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ढंग से पढ़ लेना, पेपर में पूछ सकता है ईस्ट चिट और स्पेशल असेसमेंट के बारे में। लास्ट है जी बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड स्मॉल सेविंग। अभी बताया आपको कि भैया ये एग्जाम्पल है किसके, कैपिटल रिसिप्ट के। ये बोरोविंग कर रहे हो तो वापस चुकाना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो एक तरह से यहाँ पे हमारा हो जाती है पूरी रेवेन्यू बजट खत्म। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर, यानी बजटरी एक्सपेंडिचर। तो भाई नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, बहुत जल्दी आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का।